हेलो, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। आज हम लोग कॉमर्स मैथमेटिक्स को आके लेके जाएंगे, जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी M2 का फर्स्ट चैप्टर जो है कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट उसे शुरू करा था, जिसका फर्स्ट एक्सेस कंप्लीट हो गया है। और अभी हम लोग सेकेंड एक्सेस पे जाने वाले हैं, लेकिन सेकेंड एक्सेस पे जाने से पहले कुछ चीज़ें हमको अच्छे से समझ लेनी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है वो है प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बायर का और सेलर का। मान लो कोई भी सेलर अगर गुड्स क्रेडिट पे दे रहा है, उधार पे दे रहा है, कोई भी सेलर अगर गुड्स क्रेडिट पे दे रहा है, तो वो क्या करता है, जितने मंथ्स के लिए, जितने डेज के लिए वो क्रेडिट पे गुड्स दे रहा है, उतने डेज का वो इंटरेस्ट चार्ज करता है बायर पे, है ना। उतने डेज का वो इंटरेस्ट चार्ज करता है बायर पे। मान लो बायर मांग रहा है सेलर से गुड्स क्रेडिट पे, और गुड्स जो है वो 100 रुपीज़ के हैं आज। गुड्स जो उसने खरीदे हैं वो आज 100 रुपीज़ के हैं, है ना। और बायर कह रहा है कि मुझे 4 मंथ्स का टाइम चाहिए, मुझे 4 मंथ्स का टाइम चाहिए। तो सेलर क्या करेगा, क्रेडिट पे 4 मंथ्स के लिए अगर गुड्स को देगा तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है इंटरेस्ट का, फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट का जो है पर मंथ चार्ज करेगा। मान लो 12% से वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 4 मंथ्स का, तो वो 4 रुपीज़ ही होता है ना। तो 4 मंथ्स के बाद बायर ने सेलर को कितना देना होगा, 104 रुपीज़ देना होगा, है ना, इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आता है कि कोई भी गुड का अगर ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर बायर ऑन द स्पॉट पेमेंट करता सेलर को, तो उसे 100 रुपीज़ देने पड़ते। मतलब ये 100 रुपीज़ क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है गुड्स का, प्रेजेंट वर्थ है गुड का। तो ये हुआ अपना प्रेजेंट वर्थ, जिसको हम लोग PW कहते हैं, प्रेजेंट वर्थ, है ना। तो आज जो वैल्यू होगा गुड का प्रेजेंट में, अगर कोई भी ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहा है प्रेजेंट में, तो वो प्रेजेंट वर्थ होगा गुड का। वो क्या होगा, गुड का प्रेजेंट वर्थ होगा। वो क्या होगा, गुड का प्रेजेंट वर्थ होगा। लेकिन अगर कोई भी चीजें क्रेडिट पे दे रहा है या क्रेडिट पे ले रहा है, तो उसे कुछ इंटरेस्ट पे करना होगा कुछ डेज के लिए, जो भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो फाइनली 4 मंथ्स के बाद कितना बायर को देना पड़ेगा, सेलर को 104 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये हो गया सम ड्यू, ये हो गया सम ड्यू। जो इंटरेस्ट लगने के बाद अमाउंट जनरेट होगा उसे हम लोग कहेंगे सम ड्यू। इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट तैयार होगा उसे हम लोग कहते हैं सम ड्यू। कितने रुपीस का इंटरेस्ट लगा, 4 रुपीज का। अगर देखोगे कोई भी पर्सन अगर प्रेजेंट में कोई भी चीज खरीद रहा है और ऑन दी स्पॉट पेमेंट कर रहा है, तो उसे प्रेजेंट का वैल्यू भरना पड़ेगा। जैसे 100 रुपीज का मैंने अगर कोई आर्टिकल खरीदा है और मैं अभी ही पैसे दे रहा हूँ ऑन द स्पॉट, तो मुझे 100 ही भरना पड़ेगा, उसको प्रेजेंट वर्थ बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं साइड मांग रहा हूँ 4 मंथ्स का, तो मुझे इंटरेस्ट लगा के मुझे वही गुड कितने में लेना पड़ेगा, 104 रुपए में। लेकिन मुझे 4 महीने की मोहलत मिल जाएगी पैसे भरने के लिए। ठीक है, तो 4 महीने की मोहलत मिल जाएगी, तो एक अमाउंट जो जनरेट होगा इंटरेस्ट लगने के बाद, उसे हम लोग सम ड्यू कहेंगे, है ना। आई होप प्रेजेंट वर्थ और सम ड्यू में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ऑन द स्पॉट कोई भी आर्टिकल का पेमेंट करेंगे तो आज का प्राइस मुझे उसे का भरना पड़ेगा, जैसे प्रेजेंट वर्थ कहेंगे। अगर मैं क्रेडिट पे लूंगा चीज को, तो जो इंटरेस्ट लगने के बाद प्राइस आएगा उसे सम ड्यू कहेंगे। तो यहां से क्लियरली देख सकते हो कि इंटरेस्ट कितने रुपीस का लगा है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट कितने रुपीस का लगा है, 4 रुपीस का इंटरेस्ट लगा है। कितने रुपीस का इंटरेस्ट लगा है, 4 रुपीस का इंटरेस्ट लगा है। उस इंटरेस्ट को हम लोग ट्रू डिस्काउंट कहते हैं। उस इंटरेस्ट को हम लोग
ट्रू डिस्काउंट कहते हैं। आया समझ में? ट्रू डिस्काउंट किसे कहा जाएगा? इंटरेस्ट जो लगा प्रेजेंट वर्थ पे, इंटरेस्ट जो लगा प्रेजेंट वर्थ पे उसे ट्रू डिस्काउंट कहते हैं। फिक्स करो, इंटरेस्ट जो लगा प्रेजेंट वर्थ पे उसे हम लोग ट्रू डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को प्रेजेंट वर्थ समझ में आया क्या है, सम ड्यू समझ में आया और ट्रू डिस्काउंट समझ में आया। ट्रू डिस्काउंट क्या है? ट्रू डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, है ना। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लोअर स्टैंडर्ड्स में। क्या है फॉर्मूला? PNR अपॉन 100, तो वही यहां पे लगेगा PNR अपॉन 100, जहां पे PW मतलब प्रेजेंट वर्थ या फिर उसे प्रिंसिपल कहा जाएगा, N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स जो भी होगा या नंबर ऑफ मंथ्स है तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, और R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके से ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा। सम ड्यू मतलब क्या? सम ड्यू मतलब टोटल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ, है ना। जैसे प्रेजेंट वर्थ में अगर मैं इंटरेस्ट जोड़ दूंगा, प्रेजेंट वर्थ में मैं इंटरेस्ट अगर जोड़ दूंगा तो सम ड्यू मिल जाएगा। जैसे प्रेजेंट वर्थ 100 था, उसमें इंटरेस्ट जुड़ गया 104, तो वो सम ड्यू हो गया। जो मुझे सम ड्यू मतलब बेसिकली जो अमाउंट मुझे टोटल अमाउंट पे करना है कुछ वक्त के बाद, है ना। जैसे 4 महीने के बाद 104 रुपए टोटल पे करने हैं, तो सम ड्यू मतलब टोटल अमाउंट टू बी पेड आफ्टर सर्टेन पीरियड, उसे सम ड्यू कहेंगे। और जो इंटरेस्ट लगेगा प्रेजेंट वर्थ पे, जैसे यहाँ पे 4 रुपए इंटरेस्ट लगा है, उसे हम लोग ट्रू डिस्काउंट कहेंगे। तो इन तीनों चीज़ों का आई होप क्लियरेंस आ गया है सबको। प्रेजेंट वर्थ मतलब आज जो प्राइस है ऑन दी स्पॉट पेमेंट करते हैं हम लोग, तो उसे प्रेजेंट वर्थ कहेंगे। सम ड्यू मतलब मैंने क्रेडिट पे खरीदी है कोई भी चीज़, तो कुछ पीरियड के बाद मुझे इंटरेस्ट के साथ पैसा देना पड़ेगा, तो सम ड्यू मतलब क्या? वो आर्टिकल का जो प्राइस अभी प्रेजेंट में है और इंटरेस्ट दोनों मिला के जो अमाउंट मुझे पे करना है उसे सम ड्यू कहेंगे। और जो इंटरेस्ट है यहाँ पे 4 रुपए, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, उस इंटरेस्ट को ट्रू डिस्काउंट कहा जाता है। ट्रू डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, जिसका फॉर्मूला बेसिक है जो हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड पढ़ा है, PNR अपॉन 100। तो आई होप ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब ड्रॉअर एंड ड्रॉई, ठीक है। चलो, कभी भी बायर और सेलर के बीच में अगर गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है क्रेडिट पे, तो सेलर क्या करता है? वो ऐसे ही तो गुड्स नहीं दे सकता, है ना, कि जा बाबा ले जाओ, मुझे कुछ वक्त के बाद पैसे दे देना। उसके लिए कोई तो एक डॉक्यूमेंट चाहिए जहाँ पे जिसमें ये सब लिखा होना चाहिए कि हाँ बाबा इसने इतने अमाउंट की चीज़ें खरीदी हैं और ये इतने दिनों के बाद मुझे पैसा देगा। तो इसलिए क्या होता है, कभी भी अगर सेलर बायर को क्रेडिट पे चीज़ देता है तो वो उससे एक लेटर साइन करवाता है जिसे हम लोग कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। एक लेटर साइन करवाता है, वो लेटर में सारी चीज़ें स्पेसिफाइड होती हैं कि बायर मुझे इतने दिनों के बाद पैसा देगा, है ना, इतना पैसा देगा, जो भी है सारी चीज़ें उस पर मैंशनड होती हैं। तो सेलर क्या करेगा, यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कराएगा बायर से। ये एक डॉक्यूमेंट की तरह है जहाँ पे सेलर को ये गारंटी मिलता है कि हाँ मुझे बायर से पैसा इतने दिनों के बाद मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है, कौन ड्रॉ कर रहा है डॉक्यूमेंट? सेलर ड्रॉ कर रहा है। इसलिए सेलर को यहाँ पे ड्रॉवर कहेंगे, सेलर को यहाँ पे ड्रॉवर कहेंगे। किसके नाम से वो बना रहा है लेटर? बायर के नाम से, तो बायर को यहाँ पे ड्रॉई कहेंगे, है ना। तो जो लेटर बनाता है उसे ड्रॉवर कहेंगे, जिसके नाम का बन रहा है उसे ड्रॉई कहेंगे, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो ये ड्रॉवर और ड्रॉई हो गया। अब आते हैं डेट ऑफ बिल पे, फेस वैल्यू पे और पीरियड पे। तो डेट ऑफ बिल, जिस दिन का ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर बनाते हैं तो कोई पर्टिकुलर डेट पे बनाएंगे, तो वो डेट को डेट ऑफ बिल कहा जाएगा। जिस दिन का बिल बनेगा उसको डेट ऑफ बिल कहा जाएगा। फेस वैल्यू, अब आते हैं फेस वैल्यू। जो बिल का अमाउंट होगा, जो बिल का अमाउंट होगा उसी को फेस वैल्यू कहेंगे।
जो बिल में अमाउंट मेंशन्ड होगा उसी को फेस वैल्यू कहेंगे। दूसरे शब्दों में बिल में जो अमाउंट मेंशन्ड होता है वो सम ड्यू होता है ना, है ना। अगर मैं समझो यहाँ पे ना सेलर बिजनेस कर रहा है क्रेडिट पे, तो जब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करवाएगा तो वो क्या लिखेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कि मुझे बायर 4 मंथ्स के बाद पैसा देगा। कितना पैसा देगा 4 मंथ्स के बाद? 104। तो बिल में कौन सा अमाउंट मेंशन होगा? 100 मेंशन होगा, 104 क्योंकि 4 महीने के बाद पैसा उसको मिलने वाला है, तो कितना पैसा मिलेगा? 104। तो फेस वैल्यू मतलब जो बिल में अमाउंट मेंशन होता है, और बिल में कौन सा अमाउंट मेंशन होता है? सम ड्यू, है ना। तो फेस वैल्यू इज नथिंग बट सम ड्यू, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। पीरियड मतलब वो टाइम पीरियड जो कंप्लीट होने के बाद ड्रॉअर को उसका पैसा मिल जाता है। कुछ टाइम पीरियड जो होता है जिसके कंप्लीशन के बाद सेलर को उसका पैसा मिल जाएगा, उसे हम लोग पीरियड कहते हैं। तो आई होप डेट ऑफ बिल और फेस वैल्यू भी समझ में आ गया। आगे आते हैं नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट क्या है? नॉमिनल ड्यू डेट मतलब वो डेट जिसपे बायर को पैसा सेलर को दे देना है ना। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब ऐसे समझो कि आखिरी डेट जो बिल में मेंशन्ड होगी, आखिरी डेट जिसपे बायर को सेलर का सारा पैसा लौटाना होगा, है ना। तो नॉमिनल ड्यू डेट मतलब वो डेट जहां पे जिस दिन पे बायर पैसा सेलर को देगा, तो वो नॉमिनल ड्यू डेट होता है। जो बिल का आखिरी बिल पे जो मेंशन्ड होगा डेट, है ना, जो बिल पे मेंशन्ड होगा डेट, वो डेट नॉमिनल ड्यू डेट होता है जिस दिन पे बायर को सारा पैसा सेलर को दे देना है। ये नॉमिनल ड्यू डेट हो गया। मान डेट मेंशन्ड है 10th जनवरी, है ना। तो नॉमिनल ड्यू डेट मतलब 10th जनवरी जो कि बिल पे मेंशन्ड होगा, इस दिन पे बायर को सारा पैसा सेलर को लौटाना है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि बायर जो है वो सेलर को पैसा 10th जनवरी को नहीं लौटा पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे केसेस में बायर को 3 दिन ग्रेस के मिलते हैं, है ना। मान लो नॉमिनल ड्यू डेट पे बायर पैसा नहीं लौटा सका, तो बायर को 3 डेज एज अ ग्रेस मिलते हैं, 3 दिन ग्रेस के मिलते हैं, जहां पे वो अपना पैसा एडजस्ट करके सेलर को दे सकता है। तो ये ग्रेस के 3 दिन अगर नॉमिनल ड्यू डेट में हम लोग ऐड कर देंगे, तो जो डेट निकल के आएगा उसे लीगल ड्यू डेट कहेंगे। तो ये है डिफरेंस नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट में। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब आखिरी दिन जहाँ पे जो बिल में लिखा होगा, जहाँ पे सारा पैसा बायर को सेलर को लौटा देना होगा। लेकिन कुछ केसेस में बायर नहीं लौटा सकता है, समझो उसे कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया, तो फिर उस समय क्या होता है, बायर को 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस के दिए जाते हैं। तो नॉमिनल ड्यू डेट में अगर वो ग्रेस के 3 दिन ऐड कर दें, तो जो डेट निकल के आएगा वो अपना लीगल ड्यू डेट हो जाएगा। आई होप सबको ये समझा होगा नॉमिनल ड्यू डेट क्या है और लीगल ड्यू डेट क्या है। बहुत बढ़िया तरीके से समझो। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब बिल का आखिरी दिन, ग्रेस के 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट आएगा वो लीगल ड्यू डेट होगा, है ना। डिस्काउंटिंग अ बिल। अब क्या होता है, बायर और सेलर के बीच में बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो साइन हो गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज तो एक्चुअली साइन हो गया है। लेकिन कुछ केसेस में क्या हो सकता है ना, मान लो सेलर को कुछ प्रॉब्लम आ गया या सेलर को पैसा चाहिए इमरजेंसी में, है ना। तो ऐसे केसेस में सेलर जो है एजेंट के पास या बैंक के पास जा सकता है और वो बैंक से पैसा मांग सकता है। ये किस तरीके से काम करेगा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वो क्या करेगा, वो कहेगा बैंक से कि मुझे यहाँ से पैसा आने वाला है इतने दिनों के बाद, अब इतने दिन हो चुके हैं उसको भी, तो वो बैंक से कहेगा कि मुझे पैसों की नीड है। तो बैंक क्या करेगा, इसको पैसा देगा सेलर को, और फिर
कुछ टर्म खत्म होने के बाद ये जो बायर है वो बैंक में पैसा भर देगा, है ना। कुछ चीज़ें समझो ध्यान से, अगर सेलर को पैसा इमरजेंसी केसेस में चाहिए तो सेलर क्या करेगा, बैंक से पैसा लेगा, है ना, उतना पैसा लेगा बैंक से जितना बायर उसे देने वाला था, उतना पैसा बैंक से लेगा और फिर बायर को क्या करना पड़ेगा, वो पैसा सेलर को ना दे के अब बैंक को देना पड़ेगा। तो अब सोचते होंगे कि इसमें बैंक का क्या फ़ायदा हुआ, तो वो मैं समझाता हूँ यहाँ पे। बैंक का यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब बैंक पैसा देगा तो ऐसे ही तो नहीं देगा, बैंक अपना इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ही करेगा, है कि नहीं। बैंक अपना इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ही करेगा। तो मान लो यहाँ पे क्या होगा, बैंक अपने हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि बायर जो है वो सेलर को 104 रुपए देने वाला था 4 महीनों के बाद, लेकिन बीच में ही सेलर को क्या हो गया, पैसों की ज़रूरत पड़ गई, है ना। 1-2 महीने हो गए समझो, 2 महीने हो गए समझो, 2 महीने को बाद सेलर को पैसे तो 4 महीनों के बाद मिलने वाले थे, लेकिन 2 महीनों के बाद सेलर को कुछ पैसों की नीड हो गई, तो सेलर गया बैंक के पास, तो बैंक ने क्या करा, पैसे उसको दे दिए, है ना। तो जिस दिन से पैसे बैंक उसे देगा, है ना, जो डेट से बैंक उसे पैसा देगा वो डेट से लीगल डेट तक बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कुछ रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद जो पैसा आता है उतना डिडक्ट करके सेलर को मिलेगा। समझो 104 रुपए सेलर को मिलने वाले थे 4 महीनों के बाद, लेकिन 2 महीनों के बाद उसे पैसों की नीड पड़ गई, तो जिस डेट से बैंक उसे पैसा देगा, जो दिन से बैंक उसे पैसा देगा वो दिन से लीगल डेट तक, मतलब 2 महीनों के बाद आगे के 2 महीने बच गए ना, लीगल डेट तक मतलब 3 दिन ग्रेस के ऐड करके, है ना। तो वो डेट से लीगल डेट तक जितने भी दिन होते हैं उतने डेज का बैंक चार्ज करेगा इंटरेस्ट, और उतना इंटरेस्ट काट के पैसा दे देगा सेलर को। मान लो सेलर को अब मिल रहे हैं 98 रुपीस, है ना। देखो सेलर को मिलना कितना चाहिए था, 4 महीनों के बाद 104 रुपए मिलने वाले थे, लेकिन उसको बीच में ही नीड पड़ गई, तो वो बैंक के पास गया, लेकिन बैंक ऐसा ही तो पैसा नहीं देगा, बैंक चार्ज करेगा इंटरेस्ट। तो जो दिन पे वो बैंक के पास गया वो दिन से लीगल डेट तक जितने भी डेज होते हैं बैंक उतने डेज का इंटरेस्ट चार्ज करेगा और उसको पैसा दे देगा। तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करके उसको पैसा दे दिया, अब उसको पैसा मिल गया, अभी पैसा उसको उसी दिन पे मिल गया, है ना, पैसा उसको उसी दिन पे मिल गया। अब बायर का जब 4 महीना खत्म होगा तो बायर क्या करेगा, बैंक को पैसा देगा 104 रुपए। तो यहाँ पे बैंक का भी फायदा हो रहा है, बैंक ने दिया तो 98 रुपीज था, बैंक को मिला 104 रुपए। तो इस तरीके से यहाँ पे बैंक को भी फायदा होता है। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग अ बिल, इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग अ बिल। यहाँ पे बैंक ने क्या करा, जो भी बिल था बायर का उस पर कुछ डिस्काउंट लगाया, डिस्काउंट मतलब इंटरेस्ट लगाया और पैसा सेलर को दे दिया, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग द बिल। और बैंक को क्या मिला, उतना टाइम खत्म होने के बाद जो पैसा है वो मिल गया। तो फिर से मैं समझाता हूँ, अगर बायर और सेलर के बीच में कोई भी एक क्या हो रहा है, डील हो रहा है, समझो 4 महीने का डील हो रहा है और बायर 104 रुपये देगा सेलर को, तो 104 रुपये सेलर को तो मिलेंगे, लेकिन वो 4 महीने रुकने के बाद मिलेंगे। अब 4 महीने तक सेलर रुक नहीं सकता, उसको बीच में पैसों की नीड पड़ गई, तो ऐसे केसेस में सेलर क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक से कहेगा कि मुझे पैसा चाहिए, और 4 महीने जैसे मेरा ख़त्म हो जाएगा, जो भी टाइम पीरियड है 4 महीनों का, उस दिन पे बायर आपको पैसे लौटा देगा। तो बैंक कहेगी ठीक है मैं पैसे तो दे दूंगी तुझे, लेकिन बैंक क्या करेगी, वो कहेगी कि तू आज मेरे पास आया है तो आज से लेके लीगल डेट तक, लीगल डेट मतलब आखिरी दिन जब
बैंक को पैसे मिलेंगे, है ना। तो बैंक कहेगी तू मेरे पास आज आया तो आज से लीगल डेट तक जितना भी इंटरेस्ट होता है मैं काट के उतना पैसा तेरे को दे दूंगी। तो बैंक ने क्या करा, उस डेट से लीगल डेट तक जितना भी इंटरेस्ट होता है वो काटा और सेलर को पैसे दे दिए। तो सेलर को यहाँ पे 96 मिले, 98 रुपीज़ मिले। और क्या हुआ, टाइम पीरियड खत्म होने के बाद, ये टाइम पीरियड जो था लीगल डेट खत्म होने के बाद बायर ने पैसे बैंक को लौटा दिए। तो यहाँ पे बैंक का भी फायदा हो गया, सेलर को भी पैसे इमरजेंसी में मिल गए और कोई बायर को भी तकलीफ यहाँ पे हुई नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है क्योंकि बैंक ने क्या करा है, इंटरेस्ट लगा के सेलर को पैसा दिया है, इसलिए बोलते हैं डिस्काउंटिंग अ बिल। इसको बोलते हैं, ये पूरे कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग अ बिल। तो बैंकर्स डिस्काउंट, जो अमाउंट यहाँ पे इंटरेस्ट लगा, जो यहाँ पे इंटरेस्ट लगा है, जो बैंक ने यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया है पर्टिकुलर डेट से लीगल डेट तक, जो डेट पे सेलर बैंक के पास जाता है ना उसको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं। जो डेट पे सेलर जाता है ना बैंक के पास पैसा मांगने के लिए उसको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल डेट तक बैंक इंटरेस्ट लगाता है, उस इंटरेस्ट को बोलते हैं बैंकर्स डिस्काउंट। उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट, है ना, बैंकर्स डिस्काउंट। अब बैंकर्स डिस्काउंट कौन से अमाउंट पे लगेगा, ऑब्वियसली 104 रुपए पे लगेगा, है ना। डिस्काउंट इंटरेस्ट जो है वो किस पे लगेगा, ऑब्वियसली 104 रुपए पे लगेगा क्योंकि बायर सेलर को 104 रुपए देने वाला था, है ना। तो सेलर क्या कहेगा कि बैंक को मुझे 104 रुपए मिलने वाले हैं इतने टाइम के बाद, लेकिन मुझे अभी पैसों की नीड है। तो ठीक है, वो बोलेगी, बैंक बोलेगी ठीक है अभी से लेके लीगल डेट तक 104 रुपए पे जितना भी इंटरेस्ट होता है वो काट के उसे उस दिन पे पैसा दे देगी। तो क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट मतलब क्या, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक टू सेलर। इंटरेस्ट जो है जो बैंक ने सेलर पे लगाया है उसको बैंकर्स डिस्काउंट कहते हैं, जो सम ड्यू पे लगता है, सम ड्यू पे लगता है। बैंकर्स डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है, सम ड्यू पे या फेस वैल्यू पे। सम ड्यू और फेस वैल्यू एक ही चीज है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। जैसे ये फॉर्मूला था वैसे ही ये फॉर्मूला है, और क्या है। ठीक है, तो उसे कहते हैं बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट इज इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन सम ड्यू फॉर सेलर, है ना। तो बैंकर्स डिस्काउंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू। बैंकर्स डिस्काउंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू या फेस वैल्यू, कैश वैल्यू। अब कैश वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो इंटरेस्ट वगैरह काट कूट के जो अमाउंट सेलर को मिलता है उसे कैश वैल्यू कहते हैं। जैसे इंटरेस्ट वगैरह काट कूट के सेलर को पहले 104 मिलने वाला था, लेकिन बैंक के पास गया, बैंक ने इंटरेस्ट काटा और उसे 98 रुपीज़ दिए इमरजेंसी में उसी दिन पे। तो ये जो 98 रुपीज़ उसको मिले इंटरेस्ट वगैरह काट कूट के, वो 98 रुपीज़ को हम लोग कैश वैल्यू कहते हैं। उस 98 रुपीज़ को हम लोग, उन्हीं 98 रुपीज़ को हम लोग कैश वैल्यू कहते हैं। तो कैश वैल्यू क्या है, इंटरेस्ट काट कूट के जो प्राइस मिलता है, जो अमाउंट मिलता है सेलर को, उसे हम लोग कहते हैं कैश वैल्यू। इन अदर वर्ड्स कैश वैल्यू मतलब क्या, मैं बताता हूँ। कैश वैल्यू मतलब सम ड्यू में से बैंकर्स डिस्काउंट काट दो। बैंकर्स डिस्काउंट मतलब इंटरेस्ट जो बैंक लगाता है ना। मैंने कैश वैल्यू क्या बोला, कैश वैल्यू मतलब इंटरेस्ट काट कूट के, है ना। तो सम ड्यू से इंटरेस्ट अगर काटोगे तो वो अमाउंट, जैसे सम ड्यू यहाँ पे था 104 रुपये, बैंक ने 6 रुपये का इंटरेस्ट लगाया, मान लो बैंक ने 6 रुपये का इंटरेस्ट लगाया, तो बैंक ने 6 रुपये का इंटरेस्ट लगाया तो ये बैंकर्स डिस्काउंट हुआ, ये सम ड्यू हुआ। तो सम ड्यू में से बैंकर्स डिस्काउंट मतलब सम ड्यू में से इंटरेस्ट अगर काट दोगे तो जो प्राइस मिलेगा सेलर को वो कैश वैल्यू होता है। कैश वैल्यू मतलब उस वक्त पे जो सेलर को प्राइस दिया जाता है इंटरेस्ट काट कूट के, बैंकर्स डिस्काउंट काट कूट के, वो होता है कैश वैल्यू। तो कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। अब आते हैं बैंकर्स गेन पे। अब आते हैं बैंकर्स गेन पे। तो इस केस में बैंक का जो गेन हुआ वो कितना हुआ, ये है। तो बैंकर्स गेन कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ कि बैंक का यहाँ पे फाइनली गेन कितना हुआ। ऐसे ना समझो कि बैंक का गेन यहाँ पे 6 रुपये हुआ। 6 रुपये बैंक का गेन नहीं हुआ, क्योंकि ये 6 रुपये जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो कुछ पीरियड के बाद मिल रहे हैं, है ना। कुछ पीरियड के, कुछ वक्त के बाद मिल रहे हैं, उसी दिन पे नहीं मिल रहे हैं उसको बैंक को 104 रुपये, कुछ डेज के बाद मिल रहे हैं। तो जितना लेट मिलते हैं उतना मनी का जो है वैल्यू कम होते रहता
सही है ना, टाइम वैल्यू है ना मनी को, जितना लेट पैसा मिलेगा, जितने दिनों के बाद मिलेगा, उतना तो वैल्यू पैसे का कम ही हो रहा है ना, इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से, वो सब में नहीं जाते हैं। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है कि बैंक का फाइनली कितना गेन हुआ। अब ऐसा मत समझना कि उस दिन पे 98 रुपीज़ दिए और बैंक को कुछ समय के बाद 104 रुपये मिले तो बैंक का 6 रुपये प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 6 रुपये बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ। ये जो उसको 6 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिल रहे हैं, उसी वक्त पे नहीं मिल रहे हैं। अगर उसी वक्त पे मिलते 104 रुपये उसको, तो मैं 6 रुपये का प्रॉफिट मान लेता, लेकिन कुछ पीरियड के बाद मिल रहे हैं। कुछ पीरियड के बाद क्या होता है, पैसे का वैल्यू कम होते रहता है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे बैंकर्स गेन 6 रुपये नहीं होगा, कुछ और होगा। और ये बैंकर्स गेन कैसे ढूंढेंगे मैं आपको समझाता हूँ। तो जो बैंकर्स गेन है वो एक तो ऐसे मिल सकता है, देखो ट्रू डिस्काउंट क्या है, ट्रू डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। बैंकर्स डिस्काउंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू। ट्रू डिस्काउंट क्या है, प्रेजेंट वर्थ पे इंटरेस्ट है। बैंकर्स डिस्काउंट क्या है, सम ड्यू पे इंटरेस्ट है ना। तो सम ड्यू पे इंटरेस्ट जो लगेगा वो ऑब्वियसली प्रेजेंट वर्थ के इंटरेस्ट से बड़ा होगा। सम ड्यू पे कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है, बैंकर्स डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ पे कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है, ट्रू डिस्काउंट। तो ऑब्वियसली बैंकर्स डिस्काउंट जो होगा वो ट्रू डिस्काउंट से ज्यादा होगा, क्योंकि बैंकर्स डिस्काउंट बड़े अमाउंट पे लग रहा है, ट्रू डिस्काउंट छोटे अमाउंट पे लग रहा है। तो बैंकर्स डिस्काउंट क्या होगा, प्रेजेंट वर्थ से ज्यादा होगा। तो बैंकर्स गेन क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, ये होता है बैंकर्स गेन। या एक और चीज बोल सकता हूं मैं, बैंकर्स गेन मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स गेन मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो इस तरीके से ये बैंकर्स गेन हो गया। तो इस तरीके से मैंने ये पूरे सारे जो चीज़ें हैं समझा ली हैं। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में समझाता हूँ, ये नहीं समझेंगी तो एक्सरसाइज ही नहीं समझेगा, ये फिक्स करने हैं माइंड में। बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले था प्रेजेंट वर्थ। समझो एक सेलर और बायर के बीच में कोई भी क्या बोल सकते हैं, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है क्रेडिट पे, तो सेलर क्या करेगा, बायर को चीज़ें बेचेगा क्रेडिट पे, है ना। क्रेडिट पे बेचेगा मतलब क्या करेगा, उधार पे बेचेगा। उधार पे बेचेगा, क्रेडिट पे बेचेगा, तो वो जितना महीना उसे टाइम देगा पैसा भरने के लिए, उतने महीने का इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा, ऐसे तो नहीं दे देगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। मान लो कोई भी चीज़ की, कोई भी आर्टिकल की प्राइस आज 100 है, अगर मैं आज ही उसका पैसा प्रेजेंट में पे करूंगा तो मुझे 100 रुपीज़ में ही वो चीज़ मिलेगी। तो 100 रुपीज़ क्या है, आज का वैल्यू है। अगर अभी मैं भरूंगा तो इतना वैल्यू है, मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वर्थ है 100 रुपीज़, है ना। अगर मैं 4 महीनों के बाद भरूंगा तो मुझे उस पर इंटरेस्ट भी देना होगा, और 4 महीनों के बाद इंटरेस्ट वगैरह लगा के मुझे वही 100 रुपए वाली चीज 104 रुपए में मिलेगी, लेकिन मुझे टाइम मिल जाएगा 4 महीनों का। तो 104 रुपए जो है वो क्या है, इंटरेस्ट लग के प्राइस है। तो अगर इंटरेस्ट लग के जो प्राइस निकलता है उसे सम ड्यू कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सम ड्यू कहते हैं। जो इंटरेस्ट लगने के बाद प्राइस होता है उसे सम ड्यू कहते हैं। और अभी जो इंटरेस्ट लगने के बाद टोटल प्राइस है उसे सम ड्यू कहते हैं। कितने रुपए का इंटरेस्ट लगा है, यहाँ पे देखोगे तो 4 रुपए का इंटरेस्ट लगा है। ये जो 4 रुपए का इंटरेस्ट है उसे हम लोग ट्रू डिस्काउंट कहेंगे। व्हाट इज ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। व्हाट इज ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PNR अपॉन 100। P मतलब प्रेजेंट वर्थ, N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो ये हो गया ये तीनों का। ड्रॉअर और ड्रॉई के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अगर सेलर क्रेडिट पे देगा गुड्स बायर को तो वो ऐसे ही नहीं दे देगा, है ना, कि 4 महीनों के बाद मुझे पैसा लौटा देना। वो कोई तो डॉक्यूमेंट साइन करवाएगा, कोई तो लेटर साइन करवाएगा। अगर ऐसे ही दे देगा तो क्या होगा, चांसेस है कि बायर भाग जाए या जो प्रॉमिस किया था, जो डेट का प्रॉमिस किया था उस डेट पे ना भरे। तो इसलिए एक लीगल लेटर उससे साइन करवाता है, जिसे हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में सारी चीजें मेंशन्ड होती है कि इतने वक्त के बाद इतना पैसा मुझे मिलेगा, ये डेट में मुझे पैसा मिलेगा, है ना, इतने वक्त का मोहलत उसने मांगा है, सारी चीजें उसमें मेंशन्ड होती हैं। तो बिल कौन बना रहा है, सेलर बना रहा है, इसलिए वो ड्रॉवर हुआ। यहाँ पे बिल कौन ड्रॉ कर रहा है, सेलर, तो वो ड्रॉवर हुआ। किसके लिए, बायर के लिए, तो वो यहाँ पे ड्रॉ ही हुआ। तो ड्रॉवर और ड्रॉई के बारे में भी हमको समझ में आया। अभी डेट ऑफ बिल, जिस दिन पे वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज जिस दिन पे बनाया जाएगा, जो डेट पे बनाया जाएगा वो डेट ऑफ बिल होगा। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब जो अमाउंट बिल में मेंशन्ड होगा,
उसे फेस वैल्यू कहते हैं। और बिल में हमेशा सम ड्यू ही मेंशन्ड होगा। अगर मैं किसी को 4 महीने के बाद पैसे देने को बोलूंगा तो मैं क्या कहूंगा, बिल में लिखूंगा कि हाँ मुझे 4 महीनों के बाद 104 रुपए मिलने वाले हैं, 100 रुपए मिलने वाले नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा 104 रुपए मिलने वाले हैं। तो फेस वैल्यू मतलब क्या, अमाउंट इन बिल, है ना, अमाउंट ऑफ बिल। तो अमाउंट बिल में जो होता है उसे फेस वैल्यू कहते हैं, जो हमेशा सम ड्यू ही होता है, जो हमेशा सम ड्यू ही होता है। नॉमिनल ड्यू डेट, जो बिल का आखिरी डेट होगा, जो बिल में आखिरी डेट मेंशन्ड होगा, जिस दिन पे सारा पैसा उसे बायर को, सेलर को लौटाना है, आखिरी डेट जो बिल में मेंशन्ड होगा उसे नॉमिनल ड्यू डेट कहते हैं। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, बायर जो होता है वो पे नहीं कर पाता है तो उसे 3 दिन ग्रेस के दिए जाते हैं। तो नॉमिनल ड्यू डेट में 3 ग्रेस के दिन ऐड करेंगे तो क्या तैयार होगा, एक लीगल ड्यू डेट तैयार होगा। डिस्काउंटिंग बिल, अभी ये कंसेप्ट में क्या होता है कि सेलर को कभी कभी पैसे जो है वो इमरजेंसी में चाहिए होते हैं। अभी बायर जो है वो सेलर को कितने महीनों के बाद पैसा देने वाला था, 4 महीनों के बाद, लेकिन सेलर जो है वो 4 महीने तक रुक नहीं सकता, अब उसको इमरजेंसी है, कुछ चीजों के लिए उसे पैसे चाहिए। तो वो ऐसे केसेस में क्या करता है, समझो अभी 4 महीने के बाद पैसे मिलने वाले, लेकिन अभी हुए 3 ही महीने हैं, लेकिन फिर भी उसको पैसा चाहिए, तो बायर से तो मांग नहीं सकता क्योंकि हमने लेटर में साइन किया कि 4 महीनों के बाद पैसा मिलने वाला है। तो वो ऐसे केस में क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक को जाके कहेगा कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बायर के साथ साइन किया है, वो मुझे पैसा देने वाला था लेकिन अभी उसको 1 महीना है ना, तो मुझे पैसा अभी इमरजेंसी में चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, उसको पैसा 1 महीना पहले ही दे देगा, है ना, अभी तो 3 ही महीने हुए थे, उसको पैसा 1 महीने पहले ही दे देगा। लेकिन वो बैंक क्या करेगा, उसको पूरा पैसा नहीं देगा, 104 रुपए पूरा पैसा नहीं देगा, वो क्या करेगा 104 रुपए पे 1 महीने का इंटरेस्ट जो है, बैंक क्या करेगा, उसको पैसे सेलर को इमरजेंसी में चाहिए तो बैंक पूरा पैसा तो नहीं देगा ना, क्योंकि अभी 1 महीना है बैंक को पैसा मिलने में, है ना। तो बैंक क्या करेगा, 1 महीने का इंटरेस्ट काटेगा 104 रुपए पे और उसे पैसा दे देगा, है ना। तो वो जो इस पूरे सिचुएशन को अभी बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट काट के सेलर को पैसा अभी ही दे देगा और बैंक को पैसा 1 महीने के बाद बायर जो है वो लौटा देगा। तो इस पूरे केस को डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं, ठीक है। तो समझो सेलर जो है वो बैंक के पास एक डेट पे गया, तो उस डेट को डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कहते हैं। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट तक बैंक क्या करता है, उतने दिनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है और उतना इंटरेस्ट डिडक्ट करके सेलर को पैसा देता है। तो बैंक जो इंटरेस्ट लेता है उसको बैंकर्स डिस्काउंट बोलते हैं। बैंक जो इंटरेस्ट लेता है उसे बैंकर्स डिस्काउंट कहते हैं। व्हाट इज बैंकर्स डिस्काउंट? बैंकर्स डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, है ना। बैंकर्स डिस्काउंट जो है वो है इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू। बैंकर्स डिस्काउंट जो है सम ड्यू पे इंटरेस्ट लगेगा ना। 104 रुपए मिलने वाले थे सेलर को, लेकिन सेलर को पहला ही पैसा चाहिए था, तो सेलर बैंक के पास गया, बैंक ने उसको पैसा दिया लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया, इंटरेस्ट काट के दिया। तो बैंक कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाएगा, सम ड्यू पे। उसको क्या मिलने वाला था, सम ड्यू मिलने वाला था। तो बैंकर्स डिस्काउंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू। फिर कैश वैल्यू, कैश वैल्यू मतलब इंटरेस्ट काटने के बाद जो सेलर को अमाउंट मिलता है उसको कैश वैल्यू कहते हैं। व्हाट इज कैश वैल्यू? कैश वैल्यू इज अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर आफ्टर डिडक्टिंग बैंकर्स डिस्काउंट, है ना। तो सम ड्यू मिलने वाला था, उसमें से बैंकर्स डिस्काउंट हटा के जो अमाउंट मिला उसको कैश वैल्यू कहेंगे। फिर बैंकर्स गेन, बैंकर्स गेन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट या इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं एक्चुअली, ये ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है, ये सम ड्यू का फॉर्मूला है, बैंकर्स डिस्काउंट का है, ये कैश वैल्यू का है, ये बैंकर्स गेन का है, ये भी बैंकर्स गेन का है। तो ये कुल मिला के 6 फॉर्मूला है जो बाय हार्ट याद रखने हैं। ट्रू डिस्काउंट मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। सम ड्यू मतलब क्या, प्रेजेंट वर्थ में इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो जो अमाउंट आएगा वो सम ड्यू हो जाएगा। बैंकर्स डिस्काउंट मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू। और बैंकर्स गेन मतलब क्या, डिफरेंस इन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स गेन इज ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ये 5 चीजें या 6 चीजें जो हमने पढ़ी हैं वो। उसके बाद व्हाट इज नॉमिनल ड्यू डेट? नॉमिनल ड्यू डेट इज लास्ट डेट ऑन विच बायर हैज टू पे ऑल मनी टू सेलर। कुछ केसेस में बायर फेल्स टू पे ऑल मनी टू सेलर, उसे 3 दिन ग्रेस मिलते हैं। तो नॉमिनल ड्यू डेट में 3 दिन ऐड करेंगे तो जो डेट आएगा वो लीगल ड्यू डेट होगा, है ना। व्हाट इज डेट ऑफ डिस्काउंटिंग? जिस दिन पे
सेलर बैंक के पास जाएगा, जिस दिन पे सेलर बैंक के पास पैसा मांगने के लिए जाएगा वो होगा डेट ऑफ डिस्काउंट, वो होगा डेट ऑफ डिस्काउंट, जिस दिन पे सेलर बैंक के पास जाएगा। तो डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके लीगल ड्यू डेट तक इंटरेस्ट लगता है बैंक के तरफ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लोगे ये चीज़ें तो ही एक्सरसाइज पे जा सकते हैं हम लोग।